रामभद्रं विष्णुं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय विश्वेशविधाय वन्दनपालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। So we covered till उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि. Then comes सामान्यम. परमपरंचेत द्विविधम सामान्यम. So what is सामान्यम? सामान्यम normally means commonality. That is the common attribute among a set of objects can be called as सामान्यम. समानानाम भावः सामान्यम. समान शब्द का अर्थ क्या है? समान शब्द का कॉमन. समान का मतलब कॉमन, थिंग्स व्हिच आर कॉमन, उसको हम समान कहते हैं. तो समानानाम भावः, भावः का मतलब होता है उनमें जो है, मतलब समान के, समान जो पदार्थ है, चीज है, उनमें जो गुण होता है, उनमें जो धर्म होता है, उसको हम सामान्य कहते हैं. सो समानानाम भावः सामान्य. इसी सामान्य को जाति ऐसा शब्द से भी न्याय शास्त्र में प्रयोग है. जाति, जाति नॉर्मली वी टेक इट फॉर कास्ट इन द नॉर्मल सिनेरियो, बट यहाँ पे जाति का मतलब कास्ट नहीं है. जाति का मतलब सामान्य. इस शब्द जो पदार्थ है अभी, उसको जाति भी कहते हैं. तो सभी मनुष्य में रहने वाली जाति क्या है? मनुष्यत्व. ह्यूमैनिटी जो हम कहते हैं, द एट्रीब्यूट दैट इज कॉमन अमॉन्ग ऑल ह्यूमंस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी. सो दिस इज अ जाति और अ सामान्य. तो इसमें भी कंपैरेटिव, मतलब कंपेयर करोगे तो विथ व्हाट? masculine and feminine. So masculine is an attribute which is there in all the males, and feminine is an attribute that is there in all the females. So if you compare humanity with masculine or feminine, so here you have a, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो मनुष्यत्व, ये जो जाति है, ये ज्यादा क्या कवर करता है, ज्यादा लोगों के अंदर है, लेकिन कंपेयर टू पुरुषत्व और स्त्रीत्व. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ये परम और अपरम. पर का मतलब होता है जो ज्यादा प्रदेशों में है, उसको पर जाति कहते हैं या फिर पर सामान्य कहते हैं. या that which we call it in technical terms as the pervader. Pervader, इंग्लिश में pervader कहते हैं. And which is less compared to the pervader, the attribute which is less compared to the pervader is called as pervaded, और उसको कहते हैं अपर जाति, अपर सामान्य. तो परम परंचेत द्विविधम सामान्य. और यहाँ पर एक और चीज हमको जानना चाहिए. ये जाति जो है, दिस इज देयर ओनली इन द्रव्य, गुण एंड कर्म ओनली. जो अभी द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, हमको पता चला. सो व्हाट इज द्रव्य, व्हाट इज गुण एंड व्हाट इज कर्म, वी नो, राइट? सो दिस जाति और सामान्य, ये जो पदार्थ है, ये दिस इज द फोर्थ पदार्थ अमॉन्ग्स द 7 पदार्थास. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव. So there are 7 types of padarthas in the universe. So this is the 4th padartha. So this 4th padartha resides only in dravya, guna and karma. Okay. And another extra thing that we need to know is there is a commonality or else a common attribute that is there
in Dravya, Guna and Karma, it is called as Satta. सत्ता। अभी आप ये सभी जो चीजें अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सभी को डू नॉट कंपेयर इट व्हाट यू नो इन योर मदर टंग। सत्ता पावर इससे रिलेट मत कीजिए, अनलर्न ऑल दैट व्हेन यू कम हियर। ठीक, ये these are all technical terms, these are all technical terms confined to shastras only and mostly moreover to न्याय शास्त्र। ठीक है, तो इसको सत्ता कहते हैं। सत्ता is one kind of a samanya which is there in dravya, guna and karma. So you have dravyatva in all the dravyas, gunatva in all the gunas, karmatva in all the karmas, but there is satta in dravya. Satta is there in dravya, guna and karma, all these three. So if you compare satta with others, satta cannot be inferior samanyam at all. It is every time the superior or the pervader samanyam, right? So satta will never be a apara jati. It will every time be a parajati only. Okay, what is satta? बस that's it. सत्ता जो मतलब सत्ता मतलब है द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहने वाली जाति को सत्ता कहते हैं, बस। ठीक है, और अभी हम यदि हायरार्की देखेंगे तो सत्ता से कंपेयर करोगे तो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ये तीन क्या हो गए? ये तीन अपर जाति हो गए, inferior than satta. But again, how many types of dravyas are there? Nine. Tatra dravyani. So there are 9 types of dravyas. So if we take this dravyatva jati, now this dravyatvam is being inferior compared to satta. But if I take one samanyam or jati of among dravyas, if I take prithvitva, then if I compare prithvitva with dravyatva, then dravyatva becomes superior and prithvitva will become inferior. Okay, okay, so in this way it is a, if you, satta cannot be inferior jati at all at any given point of time. But dravyatva can be inferior and superior also. Why? Compared to satta, dravyatva is inferior. But if you compare the same dravyatva with prithvitva, it becomes superior. Because dravyatva is there in all the 9 dravyas and prithvitva is there in only prithvi. The same with jalatvam and etc. also. ठीक है, ऐसा ही गुणत्व लेते हैं तो गुणत्व इज इंफीरियर टू सत्ता बट इट इज सुपीरियर टू रूपत्व. Okay, so this is what is samanya all about. Then comes vishesha. This is again a very typical this thing. Nitya dravya vrittayah visheshaah tu ananta eva. Nitya dravya vrittayah visheshastvananta eva. Nitya dravya vrittayah visheshaah tu ananta eva. Okay, so according to Nyaya Shastra or else Vaisheshika particularly, they believe that everything starts, it is being created from परमाणु. परमाणु का मतलब एटम नहीं है, एटम नहीं है मतलब क्योंकि एटम का डाइसेक्शन हो सकता है, मतलब
एटम का भी फिर से अवयव होते हैं. It has again proton, neuron, electron, and again that can also be divided and etc. So परमाणु का मतलब ये है कि वो द्रव्य जिसका आप विभाग नहीं कर सकते. Whether it could you call it as proton, neutron, whatever. Now, till now, they may have come to one particular matter which cannot be made into two. That is equal to Paramanu. Okay, not atom. Okay, मतलब जिसके अवयव नहीं होते, which cannot be divided, okay, or which does not has any other particles in it as constituent parts. That is called as Paramanu. Okay, so according to Nyaya Shastra or Vaisheshika Shastra, Darshana, how does an object which is normally which we see starts from, or its evolution, it starts from the stage of Paramanu. Okay, so what happens is here the क्या बोलते हैं, उत्पत्ति क्रम बोलते हैं. इवोल्यूशन जो होता है ना, जो उत्पत्ति मतलब इस विश्व का उत्पत्ति कहाँ से हुआ. अभी हमने 9 द्रव्य है. There are 9 dravyas. So all these 9 dravyas, among these 9 dravyas, if you see, Prithvi, Jala, Tejaha, Agni, या Tejaha, Vayu. Only these 4 have Paramanus. Okay, only these 4 dravyas, the first 4 dravyas have Paramanus. Okay, and बाकी जो है क्या है, आकाश, काल, दिक, आत्मा एंड मनस. These all are every time नित्य द्रव्य बोलते हैं. ये सभी भी नित्य द्रव्य. नित्य का मतलब क्या है, जिसका उत्पत्ति या विनाश न होते हैं. Which does not has creation nor destruction is called as nitya. So आकाश की उत्पत्ति या नाश हो नहीं सकता है, काल का उत्पत्ति या नाश नहीं हो सकता. मगर ये जो पहले जो 4 बताए, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, इन चारों में दोनों तरह की भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है. मतलब there are particles which can be created and cannot be created. There are eternal particles and which are particles which can be created also. तो उसी को हम नित्य अनित्य कहते हैं. So पृथ्वी का परमाणु जो होता है वो नित्य होता है. So पृथ्वी परमाणु is nitya. It is eternal. It cannot be created, not be destructed. Okay, so that is the baseline here. Okay, but पृथ्वी का अभी जो है ये पार्थिव है. ये वॉच जो है इसको हम पार्थिव कह सकते हैं. So it has been created with particles of earth. Okay, so ये पार्थिव है, मगर इसका क्रिएशन हुआ है. Hence it can be destructed also. As it has been created, this can be destructed also. So ये क्या हो गया, ये अनित्य द्रव्य हो गया. तो इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, पृथ्वी के परमाणु से हुआ है. तो उत्पत्ति कैसा होता है, यहाँ से यहाँ पर पहले जो है 2 परमाणुओं का संयोग से एक द्विअणुक उत्पन्न होता है. सो विथ द संयोग ऑफ 2 परमाणुस, 1 द्विअणुका इज बॉर्न. ओके, देन 3 द्विअणुक जब उनका संयोग होता है, एक त्रिअणुक बनता है. ओके, त्रिअणुक, और 4 त्रिअणुक से एक चतुरणुक बनता है. चतुरणुक, ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस
of creation. Okay? तो यहाँ पे जो है द्व्यणुक से लेके जो कोई भी अवयवी होता है, अवयवी का मतलब जिनमें अवयव होते हैं वो अवयवी है। तो द्व्यणुक से शुरू होते हुए सभी भी द्रव्य जो है वो अनित्य होते हैं। तो अनित्य जिनका उत्पत्ति होता है उसका तो नाश होता ही है, तो उसका नाश भी होता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई? let us take a scenario where there are two similar objects. Take your phones as an example. They belong to same company, they belong to the same model, all the components are same inside, everything is same, but the phones are different or not? Yes. Why are the phones different? What makes them different? The ownership is different. Don't think about the ownership. Okay, you are the owner. How? Whatever we are putting into Everything is same. I have cloned the phones. the software is different. No, I have cloned the phones. I have said that cloned. Cloned का मतलब क्या होता है? Same copy का मतलब है if I clone a phone, everything reflects the same in both. Are they different or not? They are different. But how do you make them? How do you differentiate one from another? Everything is same. Coming to battery life and battery percentage, time, whatever you take, they both are the same. They both have been created on the same second and millisecond to the millisecond precision. But still they are different. You know that they are different because you're able to see that. Right? But how will you establish that they both are different? No, I said even the ownership is same. The SIM card must be different. Okay. In that case, let me make it a clone phone so that when SIM card doesn't matter. Simple. The components are different, right? The components are, see, being different is different from being similar. The phones can be similar, but they are different. उसका मतलब क्या हुआ है? जो component एक phone में है, वही component दूसरा phone में नहीं है. There is a similar component in the other phone. There is not the same component, right? So X and Y phones are similar. They are not the same because of their components being X and Y category are different. Okay. So जो कुछ भी इसका भी उत्पत्ति मतलब क्रिएशन हुआ है, वो दो चीज अलग कैसा होते हैं हम लोग ये लॉजिकली कैसा हम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंपोनेंट्स और अवयव जिसको हम कहते हैं, राइट? तो so you can differentiate it from their components or avayavas, but when you come to down to till paramanu, till Dvyanuka, you can say that this X Dvyanuka is different from Y Dvyanuka because X Dvyanuka has X1 paramanu and X2 paramanu. Y Dvyanuka has Y1 paramanu and Y2 paramanu as their components. But if I come to the paramanu stage and say Yx1 and X2 paramanus are different from each other, you cannot say because their components are different, because they don't have components, right? They are niravayava padarthas.
उसके अवयव उपयुक्त नहीं है, तो आप x1 और x2 परमाणु को परस्पर भिन्न कैसा कह सकते हैं? So there you cannot apply the same logic there till now. Okay, so in order to establish x1 parmanu different from x2 parmanu, it's just a scenario I am stating. So parmanus being different from one another, or nitya dravyas being different from one another, which do not have avayavas in it, as in akasha. Akasha is prevalent everywhere, it doesn't have any avayavas to it. Kala does not, time doesn't have any avayavas to it, direction doesn't have any avayavas to it. Okay, so atma is prevalent everywhere, it doesn't have any avayavas to it. Manas is again, according to Nyaya Shastra, manas is also size of manas is paramanu. Manas is also a paramanu according to Nyaya Shastra. So again, how your mind is different from my mind? It is paramanu. So I have to again state that in order to state that I do not have any logic that I can apply. So in order to resolve this problem, they agree something which is called as a Vishesha. Vishesha here. The Nitya Dravya Vrittayaha Visheshastu Ananta eva. So this Vishesha Padartha, where this Vishesha is Padartha is there in all the Nitya Dravyas. Nitya Dravya Vrittayaha. Nitya Dravyas being Parmanus, Akashkara, Digatma. These are Nitya Dravyas. Okay, and Manas, right? So the Vishesha is there in all the Nitya Dravyas. Why? What is the main purpose of this Vishesha? Is differentiating one Nitya Dravya from another. So x1 Paramanu is different from x2 Paramanu because x1 Paramanu has something called as x1 Vishesha. x2 Paramanu has x2 Vishesha in it. So x1 Vishesha helps in differentiating x1 Paramanu from x2 Paramanu. समझ में आ रहा है? And then the eighth, not eighth, the Samavaya Abhava. So this is the sixth Padartha, that is Samavaya. Samavayastu Eka Eva. Samavaya. Again, Samavaya is a relation. Is a relation. Now you are sitting on the floor. So what is the relation that you share with the floor? Don't you? Are you on space? Leviating? No, you say you are sitting, right? You okay. Relation का मतलब वो relation नहीं है. There is a relation, right? हाँ, so उसको बोलते हैं संयोग बोलते हैं. So you clap. So there is a relation between these both hands. So this again is one kind of a sanyoga. This is another kind of a sanyoga. Okay. But this is called as a sanyoga. So sanyoga is one kind of a relation. So there are many kinds of relations. One is sanyoga, just for an example. But there are certain things, जैसे कि आप एक वस्त्र को ही ले लीजिए. Take a piece of cloth. It is made out of cotton. Let us think that it is made out of cotton. Is the cloth different from its color? Yes. But There is a cloth is different. सोचो अच्छी तरह सोचो. ठीक है, आपका दुपट्टा का रंग क्या है?
yellow. Okay. Is dupatta different from the yellow people or not? No. Okay, fine. No, it isn't now, but earlier the cloth must be some different color. That maybe it was later the time. Okay, dye होने के बाद ही समझिए. Is yellow color different? My simple straight question is yellow color different from your dupatta or not? No. No. Then I can call it yellow Yes. and not a dupatta. No. If it is the same, No, यदि वो अभिन्न है, अभिन्न मतलब different का मतलब क्या है? यदि वो अलग entity नहीं है, तो I can interchangeably use terms. No. जैसे कि मैं मनुष्य, मेरा नाम श्रीनिवास है, तो आप मुझे मनुष्य भी कह सकते हो, श्रीनिवास भी कह सकते हो, I don't have any problem with it. ठीक है? So मतलब उसका आप समझ रहे हैं ना? मतलब क्लॉथ इज अ डिफरेंट एंटिटी. ओके, अब आपने द्रव्य पढ़ा है और गुण पढ़ा है. गुण में रूप प्रथम गुण है. द फर्स्ट गुण इज रूप. रूप का मतलब क्या है? नो, रूप का मतलब क्या है? रूप रस गंध में रूप का मतलब क्या है? कलर. राइट, कलर. द्रव्य, अभी दुपट्टा कहा किस द्रव्य से बना हुआ है? द्रव्य से. वो दुपट्टा किस द्रव्य में अंतर्भाव होता है? पार्थिव. सिंपल. क्या? पार्थिव. पार्थिव का मतलब अर्थली. वो पृथ्वी से. दुपट्टा किससे बनता है? कॉटन से बनता है. कॉटन क्या है? पृथ्वी का ही एक विशेष है. तो अभी बताइए, ये द्रव्य क्या है? चीज पृथ्वी है, पार्थिव है दुपट्टा, मगर उसमें गुण क्या है? येलो. येलो गुण है. तो क्या द्रव्य और गुण एक ही है? If you say yellow is not different from dupatta, then dravya and guna will become one. So no, they both are different. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ? That they share a relation. The color of dupatta and dupatta. That means the dravya and the rupa, they both share a relation. But that relation is different from a relation that you and the floor which now you are sitting upon. So सभी संयोग हो नहीं सकते हैं. तो इस रिलेशन, ये जो रिलेशन द्रव्य और गुण के बीच में है, और ऐसे ही कई पदार्थ होते हैं जिस रिलेशन वो द्रव्य और गुण के उत्पत्ति काल से, मतलब फ्रॉम द टाइम व्हेन इट इज क्रिएटेड टिल डिस्ट्रक्शन, दे बोथ शेयर अ रिलेशन. दैट मींस यू कैन नॉट रिमूव वन फ्रॉम द अनदर. अविनाभाव कहते हैं. अविनाभाव ये शब्द सुना है कभी? अविनाभाव शब्द सुना है. मतलब दूसरे के बिना नहीं आप उसको देख सकते हैं. You cannot experience only color without a dravya and only dravya without a guna, not color. There cannot be a purest form of dravya without any guna, and a purest form or existence of a guna without a dravya. So if this kind of a scenario is there, then dravya and guna, they both share a relation which is called as samavaya. This is a unique relation. ठीक है? So इसको बोलते हैं समवाय. Okay. So the concept is that there is a relation between the two components, but they are. So it is somewhat kind of an inherent relation. Inherent का मतलब क्या होता है? जो नैसर्गिक, नेचुरल. इनहेरेंट मतलब इट्स अ नेचुरल. उसका मतलब नेचुरल का मतलब क्या है कि
you are experiencing both at the same time every time. You cannot experience both differently. Experience का मतलब देख नहीं या ये नहीं कर सकते, but still you know that they both are different. Okay, so such kind of relation is called as samvaya. Then comes abhava, the last padartha. Abhavas chaturvidha. Abhava means non-existence. Okay. अभी तक जो 6 पदार्थ पढ़ चुके हैं वो सभी 6 पदार्थ को भाव पदार्थ कहते हैं. मतलब जिसका एग्जिस्टेंस है, मतलब जो आप वो पदार्थ है वो भाव पदार्थ है. जो नहीं है वो भी एक चीज है, वो भी एक पदार्थ है, उसको भी हम एक्सपीरियंस करते हैं जीवन में. सो you at present you are not able to see your parents. Well, your parents are not existing here. They are there in their place, right? So but still you are able to experience that they are not there here. So this is what is non-existence. इसी को अभाव कहते हैं. और ये अभाव 4 प्रकार के. There are 4 types of abhavas. प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्चेति. अभावश्चतुर्विधः. प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्चेति. So we'll keep pragabhava and pradhvamsabhava apart. First atyanta-bhava and anyunya-bhava. So atyanta-bhava is nothing but non-existence of any object. जैसे कि अभी बताया आपके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, ये अत्यंता-भाव. आप दोनों के बीच में एक भेद है कि नहीं? You are not you, you are not you. Say, right? So ये जो डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंशिएशन जो हम बोलते हैं ना नॉर्मली, इसको अन्योन्या भाव कहते हैं या भेद कहते हैं. So this is also one kind of an non-existence. Not being there, not being that. Okay, X is not Y. X is not Y. Okay, X is not there. So there is a difference between these both expressions. So एक हो गया अत्यंता भाव, दूसरा हो गया अन्योन्या भाव. प्राग भाव क्या है? प्रध्वंसा भाव. पहले प्रध्वंसा भाव. प्रध्वंसा भाव is easy to understand, destruction. इसका नाश हो गया है. नाश शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, नाश is nothing but प्रध्वंसा भाव. जिसका एग्जिस्टेंस था पहले, बाद में उसका नाश हो गया है, then that is called as प्रध्वंसा भाव. प्राग भाव is a bit यूनिक. जैसे कि अभी तक कोई चीज मैन्युफैक्चर क्रिएशन जिसका हुआ नहीं है, मगर आप जानते हैं कि उसका क्रिएशन हो सकता है. जैसे कि इसका एक नॉर्मल एग्जांपल ऐसा कहते हैं कि you have seen raw material in the first day of some particular product, and the other day you have seen an end product of it. ऐसे होते हैं ना, कंपेयर करते हुए एक प्रोडक्ट बनता है. तो जब आप सभी रॉ मटेरियल को एक साथ देखते हैं, तब आप कह सकते हैं कि कल इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा. यह घटो भविष्यति, ऐसा कहते हैं. मतलब घट का मतलब है पॉट. पॉट के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? टी. और व्हील एक दंड, मतलब एक ये होता है, स्टिक होता है उसको ये करने के लिए. और पॉटर वगैरह, पानी वगैरह जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है एक जगह. और अब then the next day you see pots, furnished pots. Pots are ready there. तो
तो जब आप सभी सामग्री को देखते हुए आप कहते हैं कि यहाँ पे घट बनने वाला है, घट का उत्पत्ति होने वाला है, सो देन दैट इज कॉल्ड एज प्राग अभाव। प्राग का मतलब क्या है? पहले। पहले किसका? पहले उत्पत्ति का पहले। बिफोर द क्रिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर इट्स क्रिएशन, the non-existence of an object before its creation. That means this kind of a non-existence will be there only till its creation. There is a difference, right? यहाँ पर आपके पेरेंट्स नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टेंस, ये क्या है? ये अत्यंत अभाव है, क्योंकि your parents are there, it is only that they are not here. So that non-existence is different from a non-existence of a pot until its creation. After that pot is created, that non-existence will not be there. But there will be another kind of a non-existence when that pot is not here. That pot is existing somewhere else, but that is not there here now, in this place at this point of time. So this kind of a non-existence is different. And pot being different from a cloth, so that non-existence is different. और अब एक डंडा लेके उसको मार दिया पॉट को, वो ध्वस्त हो गया. So again this non-existence of a pot is different. So in this way there are 4 kinds of non-existences. Okay, so ये हुआ introductory part of all the 7 padarthas. Let's stop.